बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज मेडिकल मिशन 2025 टेस्ट सीरीज़ राउंड 1 टेस्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए आज हम हाजिर खिदमत हैं। इसमें हम सबसे पहले एप्टीट्यूड को देखेंगे। इसके अंदर हम वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को देखेंगे। इसके बाद हज डाटा है, इसमें 4 किस्म के हमने टॉपिक्स इसको ऐड किए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी हम वर्बल रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं। इसमें से मैंने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चुने और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही इन्हीं में से आते हैं। और बाद औक़ात ये भी होता है वर्बल रीजनिंग में जो मैंने नोट्स पहले ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें इंग्लिश से रिलेटेड है, यानी सिनोनिम हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, और सिमिलैरिटीज़ हैं, एनालॉजीज़ वगैरह हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। अभी जो क्वेश्चन है वर्बल रीजनिंग के अंदर वो 10 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आपके सामने। ये हैं जी वर्बल रीजनिंग, फर्स्ट टॉपिक है इसका। और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑड आउट 1 आउट, ठीक है, फाइंड द ऑड 1 आउट। इसमें से आपने मुख्तलिफ ढूंढना है, डिफरेंट कौन सा है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। वो कहते हैं इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इन चारों में से मैच नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट वन है एप्पल, सेकंड वन है मैंगो, थर्ड वन है कैरेट और फोर्थ वन है बनाना। अब देखें एप्पल, मैंगो और बनाना ये तीनों फ्रूट्स हैं और कैरेट क्या होती है हमारे पास, ये वेजिटेबल है। तो इसलिए हम कहेंगे कैरेट जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी, कैरेट जो है हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ से अब आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह के, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमने क्या देखना है कि उसमें जो डिफरेंट होगा वो होगा। अभी जो मोमिनीन के पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो सेम थी और एक चीज़ ऐसी थी जो उनसे मुख्तलिफ थी। तो उस तरह का कोई क्वेश्चन था, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसमें देखें 3 इसमें हमारे पास फ्रूट्स हैं और एक जो हमारे पास है वेजिटेबल। तो उसने कहा कि जो इस ग्रुप में से बिलोंग नहीं करती उसको आपने हाईलाइट करना है। तो कैरेट जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें एनालॉजीज़ में देखें, पहला टॉपिक था फाइंड द ऑड 1 आउट और एनालॉजीज़ में हमारे पास क्या है जी, बुक इज़ टू रीडिंग एज नाइफ इज़ टू। बुक का क्या काम होता है जी, रीड करना। बुक को हम खोलते हैं, देखते हैं, इससे रीडिंग करते हैं। तो नाइफ, चाकू या छुरी, ये किस काम आती है हमारे लिए, ये कटिंग के लिए, यानी कोई भी चीज़ काटने के लिए यूज़ होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा कटिंग। राइटिंग नहीं आएगा, ड्राइंग भी नहीं आएगा, कुकिंग भी नहीं आएगा। तो ये कटिंग जो है ये ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अ बुक इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग एंड अ नाइफ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग। आगे जी कोडिंग एंड डी कोडिंग, इसके लिए मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, इसको आपने गौर से देखना है। मैं नंबर्स को पहले जो है ना कलर और कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब इसने कहा है कि इफ़ इन अ सर्टन कोड कैट इज़ रिटन एज XZG देन हाउ इज़ डॉग रिटन इन दैट कोड। तो डॉग को कैसे लिखेंगे। अब देखें सी जो है अल्फ़ाबेट में देखें मैंने, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ए से एम तक जो है 13 लेटर हैं और एन से जी तक नेक्स्ट 13 है। तो हम जी से उल्टी गिनती चलते आए हैं, एन तक 13 बना, ए से एम तक सीधी गिनती चलते गए हैं तो 13 बना। अब ये जो सी है हमारे पास, ये सी 3rd नंबर पर है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी, सी जो है ये 3rd नंबर पर है। इधर से 3rd नंबर पर कौन है जी, एक्स। तो इधर से एक्स को भी मैं क्या करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं जी, ये एक्स। अब ये जो सी होगा ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो सी की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स। अब ये ए जो है ये इधर से देखें 1st नंबर पर है, तो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं। तो ए इज इक्वल टू, यहां उसने लिखा हुआ है जी, यानी जी क्योंकि यहां पर पहला नंबर है उल्टी गिनती में, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ए उधर सीधी गिनती में हमारे पास क्या है, 1st लेटर है, तो ये इसकी जगह पे क्या आएगा, जी। ठीक हो गया। अब टी है, अब टी को आपने क्या करना है, इधर ढूंढना है जी। देखें कहीं पे नजर आ रहा है, ऊपर नहीं है, तो नीचे देखें, नीचे ये कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है जी। टी कौन से नंबर पर है,
7वें नंबर पर है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी दोनों को। और इधर ऊपर कौन सा 7वें नंबर पर है जी? जी। जी 7वें नंबर पर है, तो इसकी जगह पे उसने क्या लिख दिया? टी की जगह पे जी लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी डॉग। डॉग को अब हमें लिखना है, मैं इसको कॉपी करके नीचे लिखता हूं आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ये किसके इक्वल आएगा जी? डी। डी देखें कौन से नंबर पर है? डी जी चौथे नंबर पर है। इधर से चौथे नंबर पर कौन है जी? डब्ल्यू। कौन सा है? डब्ल्यू। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? डब्ल्यू लिखूंगा। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? ओ। ओ देखें कौन से नंबर पर है? इधर से, इधर से बल्कि नीचे नीचे देखें 12वें नंबर पर है। उल्टी गिनती में देखें 12वें नंबर पर ओ आ रहा है, तो इधर 12वें नंबर पर कौन है जी? एल। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एल। इसके बाद आप लोग चलें जी के ऊपर, तो जी ये देखें यहां 7वें नंबर पर है, तो इधर से 7वें नंबर पर कौन सा था? जी यहां पर कौन से हमारे पास 7वें नंबर पर है। इधर से 7वें नंबर पर कौन है? टी है। क्या हमारे पास? टी है। तो डब्ल्यू एल टी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर इसने आंसर जो है ना गलत दिया हुआ है, तो ये हमारे पास डब्ल्यू एल टी, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं कंपाइलिंग में। तो हमारे पास क्या है देखें? डब्ल्यू एल आर। अब हमने जब चेक किया तो क्योंकि जी जो है इधर टी जी के इक्वल था, तो जी टी के इक्वल ही होगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर? डब्ल्यू एल टी आएगा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ना कि हमारे पास बी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पे टी लिख देता हूं, डब्ल्यू एल टी। तो अब हमने इसको जब चेक किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर उसने लगा सी अपोजिट इन द अल्फाबेट एक्स के इक्वल है ए, यानी कि उसने कैट को उसको लिया था, तो डॉग को डब्ल्यू एल आर इसने लिखा हुआ है, जबकि डब्ल्यू एल टी बनता है क्योंकि टी जो जी की तरफ है ना। तो अब देखें टी 7 था, तो इधर से जी 7 था। ठीक है, तो जब जी टी के इक्वल है तो टी भी तो जी के इक्वल होगा ना। यहां से देखें 7th नंबर पर ये बन रहा है, तो इधर से 7th नंबर पर ये बन रहा है, तो जी टी आपस में इक्वल है, जो 7 प्लेस पर है, यानी ये हमारे पास क्या बनता है? मिड पॉइंट इनका बनता है। 1 से 13 तक इधर चलें तो 7 बनता है, इधर से चलें तो 1 से 13, यहां भी 7 टी बनता। अब देखिए यहां पर इसने मिस्टेक की हुई है, तो इस चीज को आपने समझना है। डॉग जो होगा डब्ल्यू एल टी आएगा, ना कि आर आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू एल टी, कोडिंग और डी कोडिंग। ठीक हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग। अब ये तो है इसने लेटर को लेटर से किया है, लेटर को कभी वो क्या करता है? नंबर से भी करता है, कि जैसे सी ए टी है, एक्स जी जी वो कह देता कि उसको सी को 3 नंबर देता और इसको ए को 1 देता, और टी जो हमारे पास कौन से नंबर पर है जी? किधर है? सीधी गिनती में देखें तो, उल्टी गिनती में देखें तो 7 बनता है, अगर सीधी गिनती में देखें तो 13 में 7 ऐड कर दें 20 बनेगा। तो इस तरह की कोडिंग भी होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। अब आते हैं नंबर सीरीज के ऊपर। तो ये नंबर सीरीज है, इसको ना इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया होता है, कभी वो 30 को मिस कर देता है, कभी वो 42 को। अब देखें 2 में उसने क्या ऐड किया है? 4, तो क्या आंसर आया? 6। 6 में क्या ऐड किया है उसने? कि 12 नंबर आंसर आया, तो 6। 12 में क्या ऐड किया? 8। फिर 20 में क्या ऐड किया? 30, सॉरी 10 30 आया। 30 में क्या ऐड किया उसने जी? 12, तो 42 आया। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है कि n इंटू एन प्लस 1 करना, यानी ये 2 पहले नंबर पर था, तो इसको हमने क्या किया था? 1 इंटू 1 प्लस 1 किया, यानी n की वैल्यू हमने 1 ली है, तो n इंटू एन प्लस 1 ये फार्मूला है। इसमें आप जिस नंबर पर, जिस नंबर प्लेस पर कोई नंबर है उसकी वैल्यू आपने लिखनी। जैसे 2 फर्स्ट प्लेस पर है तो n की जगह पे 1 लिखा। 6 जो है वो सेकंड प्लेस पर है, तो उसकी जगह पे n की जगह पे 2 लिखा। 12 थर्ड प्लेस पर है, तो उसकी जगह पे 3 लिखा। इस तरीके से जो 30 के बाद जो नंबर आता है उसकी बारी आएगी 6 नंबर पे, 6 प्लेस पे, तो n की जगह पे हम लिखेंगे 6। 6 इंटू 6 प्लस 1 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 42। तो एक तरीका ये है, अगर ये आपको समझना है तो आसान तरीका यही है। अगर इसको आप देखें 0 में उसने क्या ऐड किया? 2, तो 2 आया। 2 में अब क्या डबल करेंगे, यानी 2 का डबल करेंगे, यानी 4, तो क्या आंसर आया? 6। अब 6 में हमने 6 ऐड किया, यानी 2 का इजाफा कर दे जा रहे हैं, 2 का इजाफा होता है जा रहा है। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट करते करते फिर हमने 30 में 12 को ऐड किया है, क्योंकि 10 के बाद 12 की बारी थी, तो हमारे पास क्या आएगा? 42 आएगा।
इसके बाद है जी ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग टू अ वुमेन राहुल सेड। राहुल के सामने एक औरत खड़ी है, राहुल उसके बारे में कहता है, इशारा करके कहता है कि शी इज द ओनली डॉटर, ये अकलौती बेटी है, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी वो अपने बाप का अकलौता बेटा है, ये अकलौती बेटी है अपने बाप की, और ये जो है इधर आगे जो है वो अकलौता बेटा है अपने बाप का। हाउ इज द वेमेन रिलेटेड टू राहुल, अब राहुल इशारा कर रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी माई फादर का मतलब है मैं अपने बारे में अगर कह रहा हूं तो मैं अपने बाप का अकलौता बेटा हूं, और वो जो औरत है मेरे बाप के अकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है, यानी अकलौती बेटी है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू राहुल, तो वो उसकी बेटी होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डॉटर। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। भाई वो कहता है कि ये जो औरत है ये मेरे बाप के अकलौते बेटे की अकलौती बेटी है, मतलब मेरा बाप है, मैं अगर अपने बारे में कहूँ कि मैं मेरे बाप की अकलौते बेटे की अकलौती बेटी, अकलौते बेटे की अकलौती बेटी है, तो अब मैं अपने बाप का अकलौता बेटा हूं, और क्योंकि वो मेरे बाप के अकलौते बेटे की अकलौती बेटी है तो इसका मतलब हो ये मेरी बेटी हुई। तो राहुल और वेमेन जो है आपस में बाप बेटी हैं, तो राहुल बाप हुआ और जो लड़की है वेमेन जिसको उसने बोला है तो वो उसकी डॉटर है, ये बेटी है कहलाएगी। सेलोगिज्म इसमें है जी, इसको अब आपने समझना है, इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अक्सर जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं दो, और नीचे उसने कंक्लूड किया है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, कौन सा नतीजा अखज़ कर सकते हैं। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, इसका ये मतलब है कि तमाम की तमाम जो बिल्लियां हैं वो जानवर हैं, यानी जानवरों में शामिल है। बिल्लियों का जो शुमार होता है वो जानवरों में होता है। उसके बाद उसने कहा सम एनिमल्स आर डॉग्स, यानी वो जो तमाम एनिमल्स हैं ना उनके अंदर कुछ डॉग्स हैं। ये नहीं कहा कि जो तमाम बिल्लियां हैं उनमें कोई डॉग्स हैं, नहीं, उसने ये कहा है कि तमाम की तमाम जो बिल्लियां हैं वो जानवर हैं, और कुछ जानवर जो हैं वो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम डॉग्स आर कैट्स, ये गलत है, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। सम एनिमल्स आर कैट्स ये हम कह सकते हैं, क्यों, इसकी वजह यह है कि अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखें, उसने कहा ऑल कैट्स आर एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो बिल्ली हैं वो तमाम की तमाम बिल्लियां जो हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है। अब उन तमाम एनिमल्स में से हम कह सकते हैं भी कुछ बिल्लियां हैं, कह सकते हैं, तो सम एनिमल्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ये इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम जानवर बिल्लियां हों। नो कंक्लूजन फॉलोज, वो कहता है जी कंक्लूड जो हम कर रहे हैं कि ऊपर वाले किसी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, तो ये रॉन्ग है। तो इसका जो बी ऑप्शन है सम एनिमल्स आर कैट्स, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनके अंदर बिल्लियां मौजूद हैं, तो हम कहेंगे सम एनिमल्स, उन तमाम जानवरों में से कुछ जानवर जो हैं वो बिल्लियां हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है जी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझें तो उसने कहा कि अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस प्लांट सीड फ्रूट एंड ट्री। अब इसको आपने समझना है, उसने कहा कि इसको ना आपने नंबर की फॉर्म में आपने इसको अरेंज करना। अब देखें प्लांट सीड फ्रूट ट्री, इसमें सबसे पहले कौन आता है, देखें सीड, पहले हम बीज बोते हैं उससे एक पौधा निकलता है, तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, पहले सीड की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, प्लांट की बारी यानी 1 आएगा, उसके बाद प्लांट जो है बड़ा होकर दरख्त बनता है, ट्री, यानी 4 आएगा, पहले क्या आएगा 2 1 फिर 4, एंड पे क्या आएगा 3, 2 1 4 एंड 3 किधर है जी, ए ऑप्शन, 2 1 4 एंड 3 आएगा। दोबारा देखें जी, पहले हम जमीन के अंदर बीज लगाते हैं, वहां से पौधा निकलता है, अब बीज दूसरे नंबर पर है तो पहले लिखेंगे 2, फिर वहां से पौधा निकलता है, पौधा कहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लेस पर, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1, फिर वहां से पौधा जो होता है बड़ा होकर दरख्त बनता है, तो दरख्त कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है फ्रूट की, क्योंकि फल जब लगता है एंड पे जो हम खाते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, ये तीसरे नंबर पर है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 1 4 एंड 3।
इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। ये अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं और अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है और इससे थोड़ा एडवांस लेवल भी होता है, जिसमें हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मसला फिसागोरस जिसको हम कहते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें लगता है कि नहीं लगता। अब इसको चेक करते हैं। मैं अब आपको जो है ना ड्राइंग के थ्रू थोड़ा समझाऊंगा। मेरे पास ये एरो है, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जी, एक और एरो ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा सीधी सीधी लाइन बनाते हैं हम। तो इसको मैं यूँ मैंने ड्रॉ किया, ब्लैक कलर, फिर दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर मेरे पास आएगा यूँ, ठीक है। ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है। एक और जो है ना शेप लेकर ना मैं इसको बना लेता हूँ, ये बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, इसके अपोजिट होता है साउथ। अच्छा जी, और जो हमारा राइट हैंड का थंब होता है वो वेस्ट, मगरब को शो करता है, और इसके अपोजिट होता है ईस्ट। अब इसको आपने समझना है। ये क्वेश्चन देखें, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर आपने अपने माइंड यूज करना है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब उसने कहा है कि अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर्स नॉर्थ। एक आदमी है वो जी 5 मीटर जो है वो कहाँ चलता है, नॉर्थ, यानी शुमाल की तरफ चलता है। 5 मीटर, 5 मीटर चलने के बाद वो कहता है देन 3 मीटर्स ईस्ट। ईस्ट किधर है जी, इधर राइट साइड पर। अब दोबारा वो कहां जाएगा, अब आपने इसको याद करना है। 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, अब इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और फिर उसने कहा है कि 3 मीटर ईस्ट चलता है। तो 3 मीटर ईस्ट जब चलेगा तो यहां से मैं जाऊंगा इधर 3 मीटर ईस्ट, ठीक हो गया। 3 मीटर मैं ईस्ट चला हूं, ये अब 3 मीटर को शो कर रहा है। फिर कहते हैं देन 5 मीटर साउथ, 5 मीटर साउथ चलता है। तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, 5 मीटर साउथ, क्योंकि अब ये भी 5 मीटर था, तो अब 5 मीटर जो है वो दोबारा साउथ डायरेक्शन में चला है यहां पर। एंड फाइनली 3 मीटर्स वेस्ट, और 3 मीटर वो क्या चला है, वेस्ट। तो अब यहां से वो वेस्ट की डायरेक्शन में चला है, यानी इधर अपनी राइट साइड पर, जहां पर वो था उसकी अपनी राइट साइड पर 3 मीटर चला है, यानी जहां से चला था वहीं पे आके रुक गया है। जहां से चला था वहीं पे आके रुक गया है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एंड पॉइंट भी था, ठीक है। अब साइंस ये कहती है कि जहां से आप चले थे वहीं आके रुक गए, तो इसका मतलब है आपने कोई वर्क नहीं किया, या आपने डिस्टेंस 0 हो जाएगा, अगरचे आपने फासला तय किया। देखिए 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर, 5 3 8 होते हैं, 8 5 13, 13 3 16 मीटर उसने सफर किया है। लेकिन फिर भी फिजिक्स में क्या होता है जी, वो 0 है साइंस की जुबान में। बहरहाल जहां से चला था वहीं पे आके रुका है। तो अब 5 मीटर्स नॉर्थ, उसने कहा जी 5 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है जहां से पहले खड़ा था, नहीं जी। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यस एट द स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 मीटर्स वेस्ट नहीं, 5 मीटर्स साउथ नहीं। अच्छा, अब ये इस तरह का क्वेश्चन एक ग्रुप मेंबर ने मुझसे पूछा था, इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन था, उसमें ना ये ऑप्शन नहीं था, और ये भी नहीं लिखा होता 5 मीटर नॉर्थ 3 मीटर साउथ वगैरह वगैरह, ये नहीं लिखा, जस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा होता डायरेक्शन। अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस तरह का, जैसे अभी उसने बी ऑप्शन हमें दिया है, करेक्ट ऑप्शन है, तो फिर आपने ये देखना है कि पहले जहां से चला था वो उसने पहले किस डायरेक्शन में उसने अपना मूव किया था, यानी उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ था तो आपने एंड पे कहना जी वो नॉर्थ साइड पर है। अब क्योंकि उसने यहाँ पर डायमेंशन भी दी है और डायरेक्शन भी दी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये देखा है कि जहां से चला था वहीं पे आके रुका है, तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब वो किस पॉइंट पर है, जो उसकी न्यू पोजीशन है, तो वो क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चला था वहीं पे आके रुका। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसमें ना मैं थोड़ा एक और इजाफा करता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर इसको देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अब वो ये कहेगा कि यहां से चला है, इसको मैं ना रेस कर देता हूं, इसको भी मैं रेस कर देता हूं, इसको भी मैं रेस कर। कभी कभार ये होता है
वो कहता है जी 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है, और इधर जो है हमारे पास, चले मैं इसको ना इसको 1 मिनट, इसको मैं कहता हूं 4 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला। अब इसको मैं क्वेश्चन एक नया बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चला और 3 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चला। अब वो कहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो न्यू पोजीशन है वो उस से कितनी डायरेक्शन में है, यानी कितनी डायमेंशन में और किस डायरेक्शन में है, कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। पहले ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, इसको मैं दोबारा सर्कल से शो करता हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका जी। स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है, देखें स्टार्टिंग पॉइंट से जाएं, सीधा गए नॉर्थ और राइट साइड पे मुड़ा तो ईस्ट। अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट। अब ये दोनों बोलने हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है, अब ये हम निकालेंगे। ये मैंने कहा था 4 मीटर है, ये मैंने कहा था 3 मीटर है, तो 4 और 3 ऐड नहीं करना, बल्कि यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये मैं निकालूंगा अब, ठीक है। ये अब मैं डायरेक्शन ये जो है वो निकालूंगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं शेप को कलर कोई और दे देता हूं, ये वाला, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं और कर देता हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये जो चीज है ब्राउन कलर जो है, इसको मैंने अब निकालना है कि इसकी डायरेक्शन, इसका क्या वो लगेगा, ठीक है। तो इसके जो फार्मूला लगता है वो मैं बता देता हूं, वो होता है हाइप स्क्वायर, ठीक है, हाइप स्क्वायर जिसको हम 72 का मुरब्बा कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, हाइप स्क्वायर को मैं यूं लिख देता हूं, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, या हाइट का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि हाइप निकालना है, ये जो चीज होती है ना, ये हाइपोटेनियस या 72 होता है, ये हमने निकालना है। ये एल्टीट्यूड दी गई है और बेस भी दी गई है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इज इक्वल टू, क्या करें जी, इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर हाइप तो क्योंकि हमने निकालना है ना, तो इसको मैं लिखूंगा हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस मेरे पास कितनी है, इसको मैं बेस का नाम देता हूं जो 3 थी। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, यहां पर 9 लिखूंगा, प्लस आगे क्या है जी, ये था मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16, तो ये बन जाएगा 25। क्या बन जाएगा, 25, ठीक है। तो 25 बनेगा। हमने हाइप का स्क्वायर नहीं निकालना, जस्ट हमने ये निकालना है। तो अब 25 का आप लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट है, तो स्क्वायर अगर हो तो उसको खत्म करना स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट हो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो अब ये 25 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 5 होता है। वो कितना होता है, 5 होता है। तो इसका आंसर आएगा 5। अगर वो जस्ट डायमेंशन पूछे, डायरेक्शन ना पूछे, तो फिर आपने कहना जी अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से जिस पॉइंट पर अब मौजूद है वहां से 5 मीटर के फासले पर है, ठीक है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद अगर वो पूछे कि किस डायरेक्शन में, तो आपने कहना है 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए ये यूं है ना, नॉर्थ की तरफ भी जा रहे हैं और ईस्ट की तरफ भी जा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसकी का आंसर आएगा। अब मैंने इसी एक क्वेश्चन में डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को एक तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये भी समझा दिया, 2 क्वेश्चन और भी समझा दिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो या तो अगर अकेली डायमेंशन पूछे तो आपने जस्ट ये 5 जैसे मैंने निकाला डायमेंशन बता देनी है, और अगर वो आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में है तो फिर आपने कहना है नॉर्थ साउथ में जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और राइट साइड में भी जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन,
ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं जी स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट है जी टू रिड्यूस ट्रैफिक जैम्स। ट्रैफिक जैम हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज पार्किंग चार्जेस। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पार्किंग चार्जेस इंक्रीज करने चाहिए। तो पहला असम्पशन है हायर पार्किंग फीस विल रिड्यूस ट्रैफिक, पीपल विल स्टॉप यूजिंग कार्स, गवर्नमेंट इज शॉर्ट ऑफ मनी। गवर्नमेंट के पास रकम कम है इसलिए उन्होंने पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। पीपल विल स्टॉप यूजिंग कार, भी कार यूज करना कैसे वो करेंगे। तो इसका जो हायर पार्किंग फीस विल रिड्यूस ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगी। ये नहीं है कि वो कार यूज करना छोड़ देंगे तो कोई और कन्वेंस यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो पहले वाला बनता है, हायर पार्किंग फीस विल रिड्यूस ट्रैफिक। अब गवर्नमेंट इसलिए नहीं बढ़ा रही कि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जो जैम है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, हाँ जी, ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह के, अगर आप इसको सोचें तो विच वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं। अब देखिए कंज्यूमर के अंदर जितने भी लेटर्स गिवन है ना, उनको यूज करके हमने क्या करना है, बनाने हैं वर्ड। तो इसमें ना मैं पहले को छोड़कर बाकी देखता हूँ। रिमोट, अब यहां पर आर भी है, ई भी है, एम भी है, ओ भी है, टी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। नंबर में है, इसमें एन भी है, यू भी है, एम भी है, ई भी है, आर भी है, बी नहीं है, तो नंबर भी नहीं बनेगा। आगे है जी रीजन, आर ई ए एस ओ एन, तो इसके अंदर आर भी है, ई भी है, एस ओ एन भी है, लेकिन ए नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, सोर्स बनेगा, क्योंकि इधर एस भी है, ओ भी है, यू भी है, आर भी है, सी भी है और ई भी है, तो सोर्स बनेगा। इस वर्ड के लेटर्स से नया वर्ड हमने बनाना है, वो है सोर्स। तो इसका ये राइट आंसर होगा, सोर्स। लें जी, मैंने आप लोगों के साथ जो वादा किया था मैंने पूरा किया है। ये पहला जो इसका डोमेन है एप्टीट्यूड टेस्ट का, वर्बल रीजनिंग, इसमें ये क्वेश्चन है। इससे मिलते जुलते और भी होते हैं। मैंने आपको बोला है कि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अब ये तो चीज़ें आप याद कर सकते हैं क्योंकि वो याद करने वाली होती हैं, उसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं हो रही होती, वो तो आपकी वोकैबुलरी पे है कि आप कितना इंग्लिश में स्ट्रांग हैं। तो उसमें एनालॉजीज़ वगैरह इस तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उसने आंसर गलत लिखा हुआ था, हमने उसको जब मैच किया तो ये इस तरह का आंसर निकला। यहाँ उसने आर लिखा हुआ था, हमने इसको बताया कि यहाँ पे टी आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि जी वहाँ से पता चल गया कि मैंने जो मैचिंग की है तो वहाँ से मेरा कोई और कोड बन रहा है, उसने कोई और कोड दिया हुआ है। फिर देखें आंसर में भी वो कोड दिया हुआ है जो हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाती है कंपोजिंग में या कंपाइलिंग करने में, तो इस तरह परेशान ना हुआ करें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आप हज मेडिकल मिशन 2025 टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट राउंड टेस्ट 1 से 5 तक हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फीस में हम आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड करेंगे और इंशाल्लाह जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उसकी भी एक्सेस देंगे, साथ नोट्स भी होंगे और ये इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स भी मैंने अब सिलसिला शुरू किया तो ये भी साथ साथ होंगे। तो जो जो डाटा मैंने इसमें लिखा हुआ तो उसकी पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, जब वीडियो मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा। अब इसमें डिले हो जाए या टाइम पे बन जाए, अब ये गिला नहीं करना आप लोगों ने। कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को साथ साथ लेके चलूँ। तो अभी मैं इसके बाद मैं हज ऐड के ऊपर जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा सा ऐड है तो उसमें बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर लॉजिकल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल पे आता हूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।